वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि बिहार पुलिस की नई बहाली कब आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि पता चला है कि इस माह में ही आपको 12 से 15 हज़ार पदों पर बहाली आने वाली है। बिहार पुलिस की नई बहाली, उसकी तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दें। आप लोग कमेंट करके बोले थे कि क्लास शुरू करिए, तो आज से आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बिहार पुलिस की जो नई बहाली आने वाली है उसको उसी के सिलेबस के अनुसार 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस को देखेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब जो आपका बिहार पुलिस में पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। आपको सिलेबस लेकिन कवर करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते रहें, कंटिन्यू रहिएगा फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे आपका लेवल बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा मैं थोड़ा वक्त दूंगा। आज का पहला सवाल है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से 10 दिसंबर, कितना फ्रेंड्स याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए प्रत्येक साल 10 दिसंबर को आपका विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में, ये भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, निम्न में कौन सा एक युग सही सुमेलित है, ठीक है। दूसरा का तो देखिए कह रहा है एंड्रू फ्लिंटॉफ, फिर पीट सेम्प्रास, फिर जुगराज सिंह, फिर है विजय कुमार, यानी कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, तो आपका कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित है, तो दिए गए विकल्पों में से एंड्रू फ्लिंटॉफ है जो क्रिकेट से संबंधित है। मेरे ख्याल से आप लोग नाम सुनते होंगे, तो यही है जो आपका सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, बाकी सब है जो फ्रेंड्स आपका सुमेलित नहीं है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो देखिए विश्व में प्रथम बार कौन सा देश में महिला प्रधानमंत्री बनी थी और उसका नाम क्या है, दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। तो श्रीलंका में बनी थी, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो श्रीमावो भंडारनायके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा देश में बनी थी? तो जो आपका श्रीलंका के बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। जो नया स्टूडेंट है बिहार पुलिस की तैयारी इस वर्ष कर रहे हैं, जिनका उम्र पूरा भर है फ्रेंड्स, वो शुरू से प्रत्येक दिन वीडियो जरूर देखिएगा। और एप्लीकेशन मेरा जो डाउनलोड नहीं किया वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में आपका जाइएगा और मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा। सरस्वती माता जी का फोटो लगा हुआ रहेगा उस पर, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारा सिलेबस के अनुसार जीके जीएस दिया हुआ है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्न के सही सुमेल स्थापित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर है टाटा है, फोर्ड है, हुंडई है और महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है जो कंपनी कौन से गाड़ी को अथी करता है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? तो 1 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए टाटा जो इंडिका करता है, यानी 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद में बी का 3 होगा, फोर्ड हो जाएगा जब फ्रेंड्स आपका आईकॉन हो जाएगा, ठीक है। हुंडई कौन करता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा जो आपका हुंडई करता है जो एक्सेंट करता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है जो आपका स्कॉर्पियो करता है, यानी 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद कर ले फ्रेंड्स, पुनः एक बार मैं बता देता हूँ। टाटा कंपनी है जो इंडिका करती है फ्रेंड्स, 1 का 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। फोर्ड कंपनी है जो आइकन करता है, फोर्ड कंपनी कौन सा करता है कार, तो आइकन करता है। हुंडई कौन करता है फ्रेंड्स? हुंडई कंपनी है जो आपका एक्सेंट कार करता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो स्कॉर्पियो को करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है, विजडन शताब्दी का क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया था। तो आपका 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कपिल देव को दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। कपिल देव को विजडन शताब्दी का पुरस्कार दिया गया था। 6ठा नंबर सवाल आपका है, 6ठा नंबर सवाल आपका, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर आपका 6 का। तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1, 2, 4, ठीक है। एक और इसमें कूट है फ्रेंड्स, 3, 4 है ना। 3 में है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये नहीं होगा। यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करता है। तो देखिए इसका जो भारतीय आपका रिजर्व बैंक, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक को, तो इसके बारे में जो कथन है फ्रेंड्स आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर सही है, ठीक है। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है, यह नाबार्ड को कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, यानी कि आपका 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाई व बौद्ध
के बाद हिंदू तृतीय धार्मिक समुदाय के रूप में पाए जाते हैं? कौन सा राज्य में? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड में भारत के सबसे अधिक ईसाई यहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तथा दूसरे स्थान पर बौद्ध है तथा तीसरे स्थान पर यहाँ आपका हिंदू है। तो भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में ईसाई बौद्ध के बाद, यानी सबसे ज़्यादा नागालैंड में आपका 87% है ईसाई धर्म को हम मानते हैं, उसके बाद में बौद्ध धर्म और तीसरा स्थान पर आपका हिंदू आता है, हिंदू धर्म आता है। 8 नंबर सवाल है, संतुलित विकास के लिए आवश्यक क्या है? ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए यानी संतुलित विकास के लिए जो आवश्यक है वो है फ्रेंड्स आपका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। जैविक विविधता का संरक्षण भी होना चाहिए, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण होना चाहिए, निर्धनता को घटाना, ये भी इसका यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल कर रहा है, भारत में निम्न दिए हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सही कालानुक्रम क्या है? यानी राष्ट्रीयकरण कैसे कैसे हुआ था इसको आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 नंबर सवाल का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख लें। 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका पूछ रहा है राष्ट्रीयकरण न, तो ये भी याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और 1 जनवरी कितना 1 जनवरी 1949 याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 में आपका इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में सभी लोग याद रखेंगे और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा 3 नंबर से शुरू, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 3 होगा, उसके बाद 1 होगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय स्टेट बैंक, तो देखिए इसका है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय स्टेट बैंक इसकी जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1955 में हुआ था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का कब हुआ था 1949 में, और सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, आपका भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1949 में और स्टेट बैंक का हुआ था कब 1955 में। तो पहले हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक का कब हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, हुआ था। उसके बाद में बच गया फ्रेंड्स आपका कौन सा 2 नंबर में 14 व्यापारिक बैंकों का। तो 14 व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब आपको पता होगा 19 जुलाई कितना फ्रेंड्स 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये हो गया फ्रेंड्स तीसरा स्थान पर हो गया। लास्ट में बच गया आपका फ्रेंड्स ये आपका 6 बैंकों वाला। तो 6 व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1980 में हुआ था। तो क्वेश्चन यही कह रहा था ना भारत में निम्न दिए हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक 1949 में, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में और 14 व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। उसके बाद में 6 व्यापारी बैंकों का जो आपका हुआ था राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2012 से 17 है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, 2012 से 17। 11 नंबर सवाल को देखिए, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, थोक मूल्य सूचकांक पे होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दरें थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, इसलिए करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जिनेवा, ये सही है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, ये भी सही है। यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स, ये भी सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन का न्यूयॉर्क, ये आपका गलत है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन, इसकी स्थापना कब हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो आपका मुख्यालय है जो कहाँ पड़ता है, तो इटली रोम में पड़ता है, ना कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो सभी याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। क्या कब हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है इटली के रोम में पड़ता है, न कि आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। बाकी सब याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय है जो आपका जिनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सभी को पता है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग में पड़ता है। यूरोपियन आर्थिक संघ का ब्रुसेल्स में पड़ता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का न्यूयॉर्क न पढ़ के कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, इसका रोम पड़ता है, इटली रोम पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये सुमेलित आपका नहीं हुआ। 13 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा जाएगा फ्रेंड्स सभी। तो 13 का है जो श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर अवस्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इस केंद्र से प्रक्षेपण यान एवं क्या होता है साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। 14 नंबर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो सेंट्रल पोटैटो आलू रिसर्च सेंटर पूछा जा रहा है, तो आलू वाला आपका शिमला में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है? तो शिमला में पड़ता है। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? 15 का, तो वैश्वीकरण का मापदंड कौन है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को स्वच्छतापूर्वक आने देना। ऑप्शन नंबर डी 15 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छतापूर्वक आने देना। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था फ्रेंड्स। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। ये सब याद रखिएगा। तो 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो ट्रिगवेली थे, जो कहाँ के थे? तो ये नॉर्वे के थे, ठीक है। कहाँ के थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वही क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की अंगीकृत किया गया था। तो देखिए वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको याद करिए 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को ही ने इसका घोषणा किया गया था। इसलिए प्रत्येक हर एक वर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। 19 नंबर सवाल को देखें कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने होते हैं फ्रेंड्स? ये भी याद रखें, 15 होते हैं, ठीक है। अगर पूछे जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो टोटल 15 होती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए 2 हो गए फ्रेंड्स और 13 अन्य होते हैं। कुल मिलाकर के 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? तो द हेग है, अभी मैंने हम लोग ने देखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति है 20 नंबर सवाल का। तो देखिए वही क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति कितना है? टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना होते हैं? 15 होते हैं, अभी मैंने बताया। तो 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी से सभी लोग नए स्टूडेंट जो इस बार बिहार पुलिस के फॉर्म भरने वाले हैं और अभी से इच्छुक है तैयारी करने के लिए, प्रत्येक दिन वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड्स और एप्लीकेशन से पढ़ाई करते रहिएगा। अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी एग्जाम तक। 21 नंबर सवाल को देखिए। भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA के सर्वोच्च नियामक है। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। जो भारतीय न्यूक्लियर कमांड का अथॉरिटी के सर्वोच्च नियामक हैं जो कौन होते हैं? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए ईमेल के जन्मदाता जो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लिंकन गोल्टिसबर्ग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से विश्व में सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर वेलेंटिना तेरेस्कोवा थे, जो कहाँ के रहने वाले थी? तो रूस की थी। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विश्व में सबसे पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला यात्री कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कहाँ की? रसिया यानी रूस की रहने वाली थी। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति नहीं है? नाभिकीय शक्ति किसके पास नहीं है? चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। इसका करेक्ट आंसर 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। जापान के पास नहीं, बाकी चाइना, संयुक्त राज्य और रूस और इंडिया, पाकिस्तान, ये सभी जो नाभिकीय शक्ति संपन्न देश है। 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट था। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 अप्रैल, कितना फ्रेंड्स? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। तो
क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन था? तो आर्यभट्ट था। और कहाँ से छोड़ा गया था? फिर सोवियत संघ रूस से कब छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। 26 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो 26 का गेस करते चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग नाम सुनेंगे डीएनए टेस्टिंग के बारे में, तो पैतृकता इससे सिद्ध होता है, डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग से किया जा सकता है। तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, कंप्यूटर व्यवस्था को विभिन्न देशों से सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचते उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर सी, उसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। 28 नंबर सवाल देखिए, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो देखिए क्षय रोग के लिए। क्षय रोग मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, टीबी का। ठीक है, टीबी को ही क्षय रोग कहा जाता है। जीवाणु का टीबी रोग हो, जीवाणु के कारण होता है, और इसके खोज किसने किया था? इसके जीवाणु का रॉबर्ट कोच ने किया था। तो आपका बीसीजी का टीका है जो फ्रेंड्स आपका देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं ना, उसके 24 घंटा के भीतर लगाया जाता है बीसीजी का टीका। ये भी पूछा जाता है। तो ये किसके लिए? तो क्षय रोग अर्थात टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। और इसका जो टीके का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, जबकि टीबी के जीवाणु का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बीसीजी का टीका टीबी यानी क्षय रोग के लिए दिया जाता है। 29 नंबर सवाल को देखें, निम्न वृक्षों में किसका वृक्षारोपण उचित नहीं माना जाता है क्योंकि वह एलर्जी वृक्ष हो सकता है? 29 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर का वृक्ष से एलर्जी बहुत सारे लोग के होते हैं। तो निम्न वृक्षों में किसका वृक्षारोपण उचित माना जाता है? उचित नहीं माना जाता है, तो यही गुलमोहर का। बाकी नीम, इमली और बरगद तो लगाया जाता है फ्रेंड्स, हम लोग घर के आसपास भी देखने को मिलता है, लेकिन गुलमोहर नहीं लगाया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है? एलर्जी वृक्ष भी कहा जा सकता है, एलर्जी इससे हो सकता है। 30 नंबर सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल आपका, आयोडीन युक्त नमक का प्रचार किया जाता है दूर करने के लिए, तो किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घेंघा रोग हो जाता है ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो पोषणज घेंघा रोग के लिए। 31 नंबर सवाल को देखिए, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक जो किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर, हृदय की दशा को कौन सा स्पष्ट करता है? देखिए हृदय से संबंधित जांच कौन सा है फ्रेंड्स? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसीजी का नाम सुने होंगे। ठीक है, क्या चीज? ईसीजी जो जांच है किससे फ्रेंड्स? तो आपका हृदय से है। और एक होता है फ्रेंड्स ईईजी होता है। ठीक है, तो ई जांच है जो आपका मस्तिष्क से संबंधित जांच है, और ईसीजी है जो किससे है फ्रेंड्स? तो आपका हृदय से है। ठीक है, इसका आपका जो ईसीजी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपका किससे संबंधित है? हृदय की जांच से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, ओपोहन प्रशासित किया जाता है जब, कब किया जाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर बी होगा, गुर्दे काम नहीं करते हैं तो। ठीक है, डायलिसिस का भी नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, किडनी जब फेल होता है तो उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। तो अपोहन प्रशासित किया जाता है कब? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। गुर्दा मतलब समझ रहा है ना, किडनी के बारे में कह रहा है। 34 नंबर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए यंत्र होता है। देखिए वायुमंडल में जो मॉइस्चर आर्द्रता होता है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। 35 नंबर सवाल को देखिए, इसरो सैटेलाइट केंद्र स्थित है। इसरो कहाँ है फ्रेंड्स? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 35 हो गया। 36 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की गलती प्रदर्शित करता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो अशुद्धियां होता है, जो आंकड़ों गलती जो प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? बग कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बग कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कंप्यूटर में जो अशुद्धियां जो आती है फ्रेंड्स, गलतियां आता है, उसको क्या कहा जाता है? एरर को तो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। तो बग मतलब क्या है? यानी कंप्यूटर की अशुद्धियां को बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बादलों में होता है। बादलों में क्या होता है? 37 का, तो जल की बूंदें वायु में प्रक्षेपित होती है बादलों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन है? कौन कौन से दो ऐसे ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सभी का है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, उसको क्या कहते हैं? तो चंद्रमा कहते हैं। सभी को पता है चंद्रमा है जो आपका पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 39 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 39 का, किलोवाट घंटा विद्युत है तो सही है। सेल्सियस टेम्परेचर का है, सही है।
आरजी गुणांक रक्त का, रिएक्टर स्केल आर्द्रता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, न कि आपका आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता अभी मैंने बताया हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इसी तरह से प्रत्येक दिन अभी से पढ़ाई करते रहिएगा समय निकाल करके, तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स कोई चीज़ की भी तैयारी एक दिन में नहीं होती है, इसलिए अभी से आप लोग बिहार पुलिस की नई वैकेंसी की तैयारी में लगे रहें और ये जीके जीएस सभी प्रकार के कंपटीशन में काम देंगे। 40 नंबर सवाल आपका, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषक गैस कौन सा है? तो देखिए सबसे इसमें आपका निकलता है, कौन सा निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो मोटर वाहन से जो आपका जहरीली गैस निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल आपका है कि राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी। बहुत अच्छा सवाल, राजधानी दिल्ली से आगरा किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो ये आपका सिकंदर लोदी के द्वारा स्थानांतरित की गई थी, याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्मीडा। ठीक है फ्रेंड्स, 1505 ईस्वी में अल्मीडा है जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत आया था फ्रेंड्स, कितना? 1505 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 43 नंबर सवाल को देखिए, अकबर का दीन इलाही सफल नहीं हुआ क्योंकि? तो अकबर ने दीन इलाही को फ्रेंड्स अब लगभग आपका 1581 ईस्वी में किया था, तो क्यों नहीं सक्सेस हुआ था ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका, देख लेते हैं, अकबर के बाद इससे किसी ने संरक्षण प्रदान नहीं किया, ये भी सही है, इसके लिए नहीं सफल हुआ था। यद्यपि इसमें विभिन्न धर्मों से अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए थे तथापि इसे आम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, ये भी सही लग रहा है। मुसलमान किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अकबर दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्यों नहीं सफल हुआ था? तो इसका सभी कारण है जो सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। 44 नंबर, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शताब्दी में भारत आया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में आया था ये भी पूछा जाता है। तो देखिए चीनी यात्री फाहियान है जो आपका गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और ये कहीं 4वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये पूछा था फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन कहलाया था। एक हेन सॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड्स, हेन सॉन्ग है, वो भी चीनी यात्री था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका फाहियान है जो आपका फ्रेंड्स 4वीं शताब्दी में आया था, आप किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आपका आया था। ठीक है, 45 नंबर सवाल को देखिए, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये देखिए सबसे स्टार्टिंग में आपको 711-12, ठीक है फ्रेंड्स, 700 कितना, 711-12 इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने इसका आरंभ किया था। तो भारत में किस मुगल शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 711 से 12 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और बाद में फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक है जो आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स कि जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो सबसे पहले है जो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने ही जो आपका जजिया कर की शुरुआत किया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जजिया कर को देखिए बाद में अकबर है जो समाप्त कर दिया था फ्रेंड्स, लेकिन पुनः शुरुआत किसने किया था? तो आपका औरंगजेब ने इसको पूरा शुरुआत किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे कि जजिया कर का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं और बौद्धों और जैनों तीनों का है। ठीक है फ्रेंड्स, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप निम्न में से किनको फांसी हुई थी? लाहौर षड्यंत्र के बाद में 47 का, तो लाहौर षड्यंत्र 1930 में इसका हुआ था ना, तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, बाकी को काले पानी की सजा दी गई थी। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? यहाँ पर देख लेते हैं, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, यानी कि आपका भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दी गई थी, बाकी को काले पानी की सजा दी गई थी लाहौर षड्यंत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, लाहौर षड्यंत्र में किसको किसको फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई थी। 48 नंबर सवाल देखिए, आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये आपका आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखें, दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1932 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप याद रखिए वर्ष 1932 में आपका गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसी में फ्रेंड्स अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है, भी याद रखिएगा कि आपका पूना समझौता कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच उसी समय अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। तो अगर डेट पूछे फ्रेंड्स तो याद रखिए पूना पैक्ट में ही किया गया था। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट सवाल है, क्या कर रहा है कि सूची एक तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। सरदार पटेल, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, गुरु नानक। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 50 नंबर सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, सभी जन्म स्थान दिया। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स आपका कहाँ, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था कपिलवस्तु में, यानी कि ऐसे हो जाएगा। फिर आपका गुरु नानक का कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो गुरु नानक का जन्म हुआ नानकाना में हुआ था, ये हो जाएगा। बच गया आपका क्या, सरदार पटेल का कहाँ हुआ था, तो करमचंद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 50 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 का 3। ठीक है, 1 का यहाँ हो गया 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, गौतम, फिर बी का 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी का हो जाएगा आपका कहाँ, गुजरात के पोरबंदर हो गया, और गुरु नानक का नानकाना हो, यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास अभी से जारी रखा जाए या नहीं जाए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा फ्रेंड्स, व्यू आते हैं तभी मेरा भी मन बना रहता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अगर आप लोग कहेंगे फ्रेंड्स तो कंटिन्यू मैं चालू जरूर रखूँगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुटे रहें फ्रेंड्स, और जो गूगल प्ले में जा करके आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, मास्टर माइंड ऑफ जीके। उसमें बहुत सारा, एक बार उससे पढ़ के देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा मटेरियल उसमें है, वो कभी भी चलते फिरते कहीं भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।